हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली द हिंदू एनालिसिस का इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि हम डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस करते हैं। हम द हिंदू के अंदर जो भी हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में जो भी न्यूज़पेपर्स में जो भी इन्फॉर्मेशन जो यूपीएससी आरएएस और जो भी सारे रिलेटेड कम्पिटिटिव एग्जाम से उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन का एनालिसिस करते हैं। उसमें से हम उस कंटेंट को देखते हैं जो कि एक्चुअल में कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। उस कंटेंट को हम पढ़ते हैं और मेरे जो भी सारे नोट्स है वो एक्सप्लेनेटरी नोट्स है एंड हैंड रिटन नोट्स है, तो ये जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। जो 50 मिनट की वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल होती है वो 20 से 25 मिनट्स में मेरे यहाँ कंप्लीट हो जाती है और कंटेंट सेम है, सब कुछ सिमिलर है, बस आपको समझना है। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ इशू है तो आप मुझे कमी को बताइए, वी विल रिजोल्व इट। चलो फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस इनिशिएटिव। सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स अनवील्स न्यू एनसाइन एज इट मार्क्स इट 91st एनिवर्सरी। तो क्या ये हमारे लिए न्यूज अभी इन्फॉर्मेशन क्या है, 8 अक्टूबर को हर साल एयरफोर्स डे मनाया जाता है और कल जो 91st एनिवर्सरी थी तो ये तो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी। बट व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, तो द जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो है इंडियन एयरफोर्स, जो एयरफोर्स है। तो अब उसको अपन पढ़ेंगे। उसके देखो आप हमारे नोट्स ऐसे बने होते हैं। सबसे पहले न्यूज़ लिख ली, उसके बाद इंडियन एयरफोर्स का अपन एनालिसिस कर रहे हैं। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। कल हमारा 91st एयरफोर्स डे था, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ कि सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब हुई। तो 1932 के अंदर जब वर्ल्ड वॉर 2 था, टू सपोर्ट द रॉयल एयरफोर्स ऑफ यूके इन वॉर अगेंस्ट जापान। जब जापान एंड यूके का जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो यूके की जो रॉयल एयरफोर्स है उसके सपोर्ट में एक इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी, ठीक है। याद रखना उसका नाम पहले क्या था, रॉयल एयरफोर्स। सबसे पहले जो ब्रिटिश इंडिया की एयरफोर्स थी उसको रॉयल नाम कब दिया गया, 1945 में किंग जॉर्ज 6 ने रॉयल वर्ड दिया था रॉयल एयरफोर्स को, ठीक है। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स तो 1950 के अंदर, जब इंडिपेंडेंस के बाद 1950 में इंडियन एयरफोर्स इवॉल्व, उसके बाद में इंडियन एयरफोर्स नाम उसको दिया गया। पहले तो नॉर्मल एयरफोर्स था जिसका काम इसलिए उसको एस्टेब्लिशमेंट किया था ताकि जापान के अगेंस्ट युद्ध के अंदर उसकी सहायता ली जा सके। तो वो थी, उसके अंदर इंडियन लोग थे इसलिए उसका नाम एयरफोर्स था। लेकिन उसके बाद उसको रॉयल एयरफोर्स में कन्वर्ट हुआ, फिर इंडियन एयरफोर्स बनी। प्रेसिडेंट इज सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज। आर्म फोर्सेज की सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं, प्रेसिडेंट। और वर्ल्ड के अंदर अपने जो इंडिया की लार्जेस्ट जो अपनी एयरफोर्स है इंडियन एयरफोर्स, वो वर्ल्ड के अंदर 4थे नंबर पर आती है, 4th नंबर पर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली के अंदर। इसका मोटो क्या है, टच द स्काई विद ग्लोरी, यानी हम स्काई को टच करेंगे विद ग्लोरी के साथ में। तो ये कहाँ से लिया गया है, भगवद गीता का जो 11th चैप्टर है वहाँ से ये वर्ड लिया गया है, टच द स्काई। ये जो सेंटेंस है वाक्य, टच द स्काई विद ग्लोरी, ये मोटो को वहाँ से लिया गया है। याद रखना यूपीएससी में एक क्वेश्चन आ सकता है। एयर चीफ मार्शल कौन है, जो ऑपरेशनल एयरफोर्स के ऑपरेशनल कमांडर कौन होते हैं, तो एयर चीफ मार्शल, ठीक है। इन्होंने एयरफोर्स के सबसे इंपॉर्टेंट कौन से मतलब ऐसे कौन से जो ऑपरेशंस हुए जो कि इंपॉर्टेंट है, तो ऑपरेशन मेघदूत 1984 में, अप्रैल 13 1984 को हुआ था। उन्होंने रीगेन कंट्रोल ऑफ हाइट्स कमांडिंग द सियाचिन ग्लेशियर। जो सियाचिन ग्लेशियर था, समझो मेरी बात को, जो सियाचिन ग्लेशियर था उसके अंदर जो उसकी हाइट्स है उसको अचीव करने के लिए, और जो सियाचिन ग्लेशियर के अंदर जो हाइट्स है यानी जो ऊपर की पहाड़ियाँ है सियाचिन ग्लेशियर वाली, उस पर वापस से कंट्रोल रीगेन करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत ऑपरेशन मेघदूत किया गया था। एक रिलीफ ऑपरेशन भी किया था। गुजरात साइक्लोन हुआ था 1998 में, सुनामी आई थी 2004 के अंदर, उस टाइम रिलीफ ऑपरेशंस भी एयरफोर्स के द्वारा किए गए थे। उसके अलावा ऑपरेशन विजय 1961 में, सेकंड कश्मीर वॉर 1965 में, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, बांग्लादेश का जो लिबरेशन वॉर था 1971 में, याद रखना सारी चीज़ें। ऑपरेशन पुमालाई 1987, ऑपरेशन कैक्टस 1988, कारगिल वॉर 1991 में, 1999 के अंदर भी इंडियन एयरफोर्स का बहुत बड़ा रोल रहा था। उसके अलावा बालाकोट एयर स्ट्राइक, इंडियन पाकिस्तान स्टैंड ऑफ 2019 में, उस टाइम पर भी एयरफोर्स ने अपनी मजबूती दिखाई थी। ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ इन्फॉर्मेशन है, प्रे बेस हैबिटेट डिक्टेट एशियाटिक वाइल्ड डॉग टाइगर को एग्जिस्टेंस। अभी देखो मैं आपको इसकी न्यूज़ दिखा देता हूँ। न्यूज़ देखो, प्रे बेस दिखने में तो लोमड़ी जैसा दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में ये डॉग है, इसको एशियाटिक वाइल्ड डॉग कहते हैं, ठीक है। तो अभी ये क्या धीरे धीरे इसके बहुत ज़्यादा ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गया है। इसकी प्रजाति लुप्त हो, मतलब इतने इसके जानवर कम होते जा रहे हैं जो ये डॉग्स है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, सबसे पहले क्यून एल्पिनस साइंटिफिक नेम इसका ये है। इसको ढोल्स कहते हैं। ये एशियाटिक वाइल्ड डॉग है, इसका दूसरा नाम है ढोल्स, और ढोल्स का साइंटिफिक नेम है क्यून एल्पिनस। वाइल्ड कार्निवोरस एनिमल एंड ए मेंबर ऑफ फैमिली कैनिडे एंड द क्लास मेमेलिया। इसकी ये एक वाइल्ड कार्निवोरस है, यानी जो मतलब मांसाहारी जीव है ये, एंड ए मेंबर ऑफ फैमिली कैनिडी। इसकी फैमिली कौन सी, कैनिडी, एंड क्लास कौन सी है, मेमेलिया। एशियन वाइल्ड डॉग है, इसको एशियन वाइल्ड डॉग भी बोला जाता है। उसके अलावा इसका हैबिटेट क्या है, साउथर्न रशिया के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर, साउथ एशिया के अंदर और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडियन जो हमारा एशिया के अंदर कहाँ ये पाया जाता है, तो साउथर्न रशिया पुराने टाइम पे कहाँ पाया जाता था, एक तो रशिया के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर, साउथ एशिया के अंदर और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। लेकिन नाउ धीरे धीरे इसकी प्रजाति कम होते होते अभी कहाँ पाया जाता है, केवल साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया के अंदर पाया जाता है और नॉर्दर्न चाइना के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इंडिया के अंदर कहाँ होता है, तो एक तो वेस्टर्न घाट, सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो वेस्टर्न घाट के अंदर, एक सेंट्रल इंडिया के अंदर, एक ईस्टर्न घाट के अंदर, एक नॉर्थ ईस्ट एशिया के अंदर। 1 सेकंड है ना।
तो इंडिया के अंदर कहाँ है, तो वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, सेंट्रल इंडिया के अंदर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर। और स्टेट वाइज बोले तो कहाँ कहाँ, एक तो कर्नाटका में, एक महाराष्ट्र में, एक मध्य प्रदेश के अंदर पाया जाता है। इसकी कैटेगरी IUCN के हिसाब से इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसकी स्थापना कब हुई, 1948 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ग्लेंड स्विट्जरलैंड के अंदर है। ये एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है IUCN के हिसाब से, ठीक है। अभी आपको मैं इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन लास्ट में बता दूंगा कि भाई क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब ये सारी चीज़ें अपन साथ के साथ इसको मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले एक बार टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। साइट्स के हिसाब से जो कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है, ऑफ फ्लोरा एंड फाउना के हिसाब से अपेंडिक्स 2 के अंदर है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1970 अपेंडिक्स 2 का मतलब है कि पूरा इस पर नियम रेगुलेट किया जाता है इसकी इंटरनेशनल ट्रेड को, ठीक है। अगर अपेंडिक्स 1 के अंदर होता है तो वहाँ पे क्या होगा, जो उसका मतलब शेड्यूल 1 बोलो, अपेंडिक्स 1 बोलो, उसके अंदर क्या होगा, अगर वैसा कुछ होता है तो उसके अंदर सबसे पहले नंबर पर अगर शेड्यूल 1 है तो उसके अंदर क्या होगा, शेड्यूल 1 के अंदर बहुत सिंपल है कि उसके अंदर प्रोहिबिट होता है इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि वो बिल्कुल लुप्त होने की कैटेगरी में होती है इसलिए। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से अपेंडिक्स 2 या शेड्यूल 2 जो भी बोलना चाहो वैसा, लेकिन इसको अपेंडिक्स 2 ही बोलेंगे ऐसा, ठीक है। उसके अंदर भी रेगुलेट किया जाता है 3.8, मतलब अभी आप समझो इसकी 3.8 कहाँ से हैं, तो डिफोरेस्टेशन, डिप्लेशन ऑफ प्रे बेस, इनके फूड का शिकार बहुत हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, फूड का शिकार बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ये प्रे बेस, कहने का मतलब समझो मेरी बात, कि जो ये वाइल्ड डॉग है, जो ये जिन प्रजाति का आहार, इनका आहार जो प्रजाति है जिसको ये खाते हैं, उसका धीरे धीरे डिप्लेशन होता जा रहा है, क्योंकि इनके फूड का शिकार बहुत हो रहा है, क्योंकि इनका प्रे बेस है जिनको ये खाते हैं उसका शिकार बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसके कारण इनका डिप्लेशन हो रहा है। अब मेन चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं, इसको समझ लेना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक बार न्यूज़ दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान में आ जाएगा। 1 सेकेंड, देखो ये है तूफान एलेक्सा जॉइंट वेस्ट एशियन जियो स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है, इंडिया इजराइल रिलेशनशिप से रिलेटेड है। ये देखिए, इजराइल गाजा वॉर 1000 डेड 1000 डिस्प्लेस्ड, तो ये किससे रिलेटेड है कि भाई इजराइल का कैसे क्या, अभी अपन इससे रिलेटेड, आज इजराइल से रिलेटेड सारे टॉपिक पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इजराइल का जन्म हुआ, कैसे उसको रिकग्निशन मिली, सारी चीज़ें। कल ऑलरेडी अपन ने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था, लेकिन उसके अलावा आज अपन वाइड लेवल पर इसका डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले तूफान एलेक्सा जोल्ट वेस्ट एशियन जियो स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्चर। सबसे पहले इजराइल ने अभी क्यों ये न्यूज़ में आया, तो इजराइल ने अभी एक डिक्लेयर कर दी है स्टेट ऑफ वॉर आफ्टर पैलेस्टीन मिलिटेंट लॉन्च्ड बैरेजेज ऑफ रॉकेट इनटू साउथर्न इजराइल। जब साउथ इजराइल के अंदर और जो सेंट्रल इजराइल के अंदर इन्होंने क्या किया है, हमास ने एक पैलेस्तीन के जो मिलिटेंट है, यानी जिसको हमास ग्रुप बोलते हैं, उन्होंने एक जब अटैक कर दिया था इजराइल पर, तो इजराइल ने भी बोल दिया कि नाउ वी आर इन द वॉर, ठीक है। तो अटैक्स, अभी मोदी जी ने भी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, उन्होंने भी इजराइल का सपोर्ट किया है कि वी आर इन विथ इजराइल, ठीक है। तो अटैक ऑफ दिस टाइप आफ्टर 50 ईयर्स आफ्टर इजिप्ट एंड सीरिया फोर्सेज, यानी इजिप्ट और सीरिया फोर्स के बाद ये पहले 50 साल बाद ऐसा अटैक फिर से हुआ है। नाउ आप देख लो इजराइल कहाँ है, इसको समझ लो। देखो, अपना इंडिया है, इजराइल यहाँ पर है, इजराइल के चारों तरफ समझ लो। एक तो सबसे पहले ये इजराइल है, और ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं वेस्ट बैंक, ठीक है। और ये वाली है गाजा पट्टी, तो गाजा पट्टी से अटैक स्टार्ट हुआ है कहाँ पे, इजराइल के ऊपर। और ये पास में इजिप्ट है, इस साइड में जॉर्डन है, और इस साइड में मेडिटेरियन सी है, ऊपर लेबनान है, और इधर सीरिया है। ये गोलन हाइट्स भी ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, गोलन हाइट्स, इधर गाजा सिटी और इधर वेस्ट बैंक, ठीक है। अभी मैं आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। और ये जेरूशलम है, जहाँ पे अल अक्सा मस्जिद है, और जिसके कारण ही, मतलब जहाँ पर अभी फाइट हुई थी, उसका रीज़न ये है क्योंकि अल अक्सा मस्जिद में क्या हुआ कि वहाँ से कुछ लोगों ने, इजराइल बोलता है कि वहाँ से कुछ अंदर के जो लोग थे, उन्होंने एयरफोर्स, वहाँ की इजराइल की फोर्स के ऊपर पत्थरबाजी की थी, और वो कंटिन्यूसली ऐसा कर रहे थे, इसलिए उन्होंने जो उस मस्जिद के अंदर घुस के फायरिंग की थी। तो इसमें बहुत सारे जने फेवर में है, बहुत सारे जने अगेंस्ट में है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक। सबसे पहले 19th सेंचुरी के अंदर द लैंड ऑफ पैलेस्टीन, जो पैलेस्टीन की लैंड थी, पूरा जो ये अभी इजराइल दिख रहा है आपको, वेस्ट बैंक, ये सारा पूरा एरिया पैलेस्टीन था, और वहाँ पर बिल्कुल शांति थी, पीस था। वहाँ पे पॉपुलेशन थी मुस्लिम 86%, क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी 10%, और 4% जेविश पॉपुलेशन थी, जिसको यहूदी बोलते हैं अपन, ज्यूइश, ठीक है। 1800 के अंदर एक ग्रुप, मतलब जियोनिस्ट गोल वॉज टू क्रिएट ए जेविश होमलैंड। तो 1800 के अंदर क्या हुआ था कि एक ग्रुप था जिसको जियोनिस्ट बोलते थे। ये क्या ब्रिटिश, मतलब जो ब्रिटिश ग्रुप था, इनका उद्देश्य था कि एक जेविश होमलैंड को क्रिएट करना था, ठीक है। तो धीरे धीरे इनका ऑब्जेक्ट था कि भाई यूएस होमलैंड को क्रिएट करना है। अब हिटलर का पावर उस टाइम बढ़ा हुआ था, 1800 की सेंचुरी की बात हो रही है। लेट टू इंक्रीज यूएस इमाइग्रेशन, इसके कारण क्या हुआ कि जो यूएस थे, यहूदी लोग थे, वो कहाँ पे चले गए, पैलेस्तीन के अंदर। अब पैलेस्तीन में यूएस की संख्या बढ़ती गई, और संख्या जैसे जैसे बढ़ी, मुस्लिम और यूएस कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था। अब उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए यूएन पार्टीशन प्लान आया था 1947 में। समझना इस चीज़ को, 1947 में यूएन पार्टीशन प्लान आ चुका है। उसमें यूनाइटेड नेशन ने रिकमेंडेड किया गिविंग अवे 55% एरिया, तो पैलेस्तीन को, मतलब जो पैलेस्तीन का 55% एरिया किसको दिया जाएगा, जेविश स्टेट को। और उसकी पॉपुलेशन उस टाइम बढ़, लेकिन जो जूइश पॉपुलेशन थी वो ओनली 30% ही थी, लेकिन उनको एरिया कितना दिया जा रहा था, 55%। और उस टाइम लैंड सिर्फ जूइश लोगों के पास 7% थी, जबकि अब उनके पास हो जाएगी 55% लैंड पैलेस्तीन की।
तो इस बात पे अब धीरे धीरे इस कारण से वॉर स्टार्ट हो गई, क्योंकि यूएन का पार्टीशन प्लान पैलेस्टीन को पसंद नहीं था। तो 1947 से 1949 में वॉर स्टार्ट हो गई थी। लेकिन 1948 में क्या हुआ, ब्रिटेन ने डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि उस टाइम ये ब्रिटिश कॉलोनी था, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया इस ब्रिटिश कॉलोनी को एज द स्टेट ऑफ इजराइल। दिस क्रिएटेड ए फुल स्केल वॉर। इन्होंने इसके कारण जैसे ही उन्होंने इसको इजराइल घोषित किया, ये एक फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट हो गया। 1948 में अरब इजराइल का वॉर हुआ। और जब आप सोचिए इस 1948 में जब अरब और इजराइल का वॉर हुआ, तो इजराइल ने कॉन्कर कर दिया 78% ऑफ पैलेस्तीन का 78%, ऑलरेडी 55% तो उनको दे दिया था, ठीक है। 78% एरिया को उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो अभी 78% किसके पास है, इजराइल के पास, और 22% किसके पास है, अपने गाजा मतलब पैलेस्तीन के पास। 1967 में फिर से वॉर हुआ। 1948 के बाद 15 साल निकले, उसके 15-17 साल उसके बाद 1967 का वॉर हुआ, उसमें 6 डे वॉर हुआ। वो 6 दिन की वॉर थी, और उसमें सरप्राइज अटैक किया गया किसके द्वारा, इजराइल के द्वारा इजिप्ट के ऊपर। इजराइल ने ऑक्यूपाई कर दिया द फाइनल 22% जो हिस्सा था उसने भी कैप्चर कर दिया, और पैलेस्तीन का एंड इजिप्ट का कुछ पार्ट भी कब्जा कर लिया, और सीरिया का कुछ पार्ट भी। इजिप्ट का जो पार्ट है उसको तो अभी रिटर्न कर दिया गया है, लेकिन सीरिया का पार्ट अभी भी इजराइल के कब्जे में है। उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे 1967 का वॉर हो गया, अब धीरे 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 1993 आ गया। वहाँ पे एक ओस्लो पीस प्रोसेस को स्टार्ट किया गया, जिसके अंदर ये सब यूएस के सपोर्ट के कारण हुआ था कि ओस्लो पीस प्रोसेस स्टार्ट हुआ। पीस एग्रीमेंट किसके किसके बीच में हुआ, एक तो इजराइल के बीच में और एक पैलेस्तीन के बीच में। जो पैलेस्तीन की जो गवर्नमेंट का नाम था पैलेस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इजराइल की इजराइल गवर्नमेंट थी। उन्होंने क्या किया, एक 2 स्टेट सॉल्यूशन निकाला, और जिसके अंदर कि भाई जो है पोजीशन उसको मेंटेन करना है, और एक वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। उसके बाद इसके तहत पीस ये उनके पास थी, क्या नाम है, पैलेस्तीन के पास, ठीक है। अब एक हमास नाम का ऑर्गेनाइजेशन इसके कारण एक्टिवेट हो गया कि हमास ने बोला कि हम इस बात से सहमत नहीं है। और 1980 के टाइम पे जब, अभी मैं समझा रहा हूँ, ये हमास जो ऑर्गेनाइजेशन था वो 1980 में फॉर्म हुआ। क्यों? क्योंकि उस टाइम पैलेस्तीन नेशनल मूवमेंट हुआ था, उसके फेलियर के कारण हम कुछ लोग ऐसे जो इस्लामिक रूढ़िवादी परंपरा के लोग थे, उन्होंने हमास ग्रुप बना दिया था। और उस टाइम पे एक पीपल जो ये उन्होंने, और उसके बाद जब 1993 के अंदर जब इन्होंने इस अकॉर्ड को ओस्लो पीस प्रोसेस के कारण जब पीएलओ ने रिकॉग्नाइज कर दिया इजराइल को 1993 में, तो हमास ग्रुप को बहुत ज़्यादा उस पर उन्होंने अपोजिशन भी किया था। तो नाउ ये क्या है, हमास ग्रुप एक लार्जेस्ट पैलेस्टीनियन मिलिटेंट इस्लामिक ग्रुप है, कि मिलिटेंट इस्लामिक ग्रुप है। इसको बहुत सारी इसको टेररिस्ट ग्रुप भी कहा जाता है, किसके द्वारा, इजराइल के द्वारा, यूएस के द्वारा, यूके के द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा एंड अदर कंट्रीज़ के द्वारा ये गवर्न करते हैं। इसके अंदर हमास में कितने मतलब 20 मिलियन से ज़्यादा पैलेस्टीनियन है इस गाजा स्ट्रिप के अंदर। उसको गवर्न करने का काम कौन सा ग्रुप करता है, हमास। हमास अपनी गवर्नमेंट चला रहा है एक तरह से। हमास अपोज ओस्लो पीस अकॉर्ड को उन्होंने विरोध किया उसका। अब 2014 गया है, 50 डेज ऑफ फाइटिंग, 50 डेज़ की फाइटिंग हुई किसके बीच में, इजराइल एंड हमास के बीच में। और उसके बाद 2021 आ गया, यहाँ पर भी अलेक्सा कैंपस के अंदर जो मैंने आपको समझाया था जेरूशलम के अंदर, उस पर क्लैशेज हुए थे। हमास ने उस टाइम 11 दिन की वॉर हुई थी 2021 में, जब कोविड का लॉकडाउन चल रहा था। उसके बाद 2023 के अंदर वॉर इज डिक्लेयर्ड, नाउ वापस 2023 में वॉर चल रही है। तो अभी आपको समझ में आ गया कैसे इजराइल की स्थापना हुई। 1948 में इसको रिकग्निशन मिल गया था। उसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिश कॉलोनी ने इसको इजराइल नाम दिया था। 1947 के अंदर यूएन का जो एग्रीमेंट था, जो यूनाइटेड नेशन का पार्टीशन प्लान था, उसके तहत इसको 55% पैलेस्टीन को जगह दे दी गई थी लैंड की, और जबकि पॉपुलेशन 30% ही थी। इस तरह सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। एक ओस्लो पीस अकॉर्ड याद रखना है, और ये ध्यान रखना ओस्लो कहाँ का है, तो ओस्लो नॉर्वे के अंदर है। और वहाँ पे जो पीस प्राइज़ मिलता है, नोबल पीस प्राइज़, वो ओस्लो में मिलता है। अलग जो 6 टोटल प्राइज़ है नोबल प्राइज़, उसमें से जो पीस प्राइज़ है वो कहाँ मिलता है, ओस्लो के अंदर, और बाकी कहाँ मिलते हैं, स्वीडन के अंदर। तो ये डिफरेंस है, ये याद रखना है। दिसंबर के हर महीने में मिलता है नोबल पीस प्राइज़। ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अभी आपको इसमें कैसा लगा, आप सोचिए कि सिर्फ 2 पेज के अंदर सिंपल फॉर्मेट में अपन ने इजराइल और इंडिया की मतलब इजराइल को अपन ने पूरा समझ लिया है। इजराइल इंडिया की रिलेशनशिप अपन ने ऑलरेडी, हम सब ने मिलकर कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इन मणिपुर में अनदर इंटरनेट शटडाउन हुआ है। तो अनदर इंटरनेट शटडाउन हुआ है कहाँ पे, मणिपुर के अंदर। तो अभी हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं कि भाई इंटरनेट शटडाउन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले डेलीब्रेट डिस्ट्रप्शन ऑफ इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इंटरनेट और जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है उसको डिस्टर्ब करना, उसको रोकना, टू एग्जर्ट कंट्रोल ओवर फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, ताकि अपन इन्फॉर्मेशन की फ्लो पर कंट्रोल कर सके। उसके लिए जो डिस्ट्रप्शन किया जाता है इंटरनेट का, उसको बोलते हैं इंटरनेट शटडाउन। दिस अफेक्ट मोबाइल इंटरनेट, ये मोबाइल इंटरनेट को अफेक्ट करता है, और ब्रॉडबैंड इंटरनेट और बोथ। इसके अंदर मोबाइल इंटरनेट या ब्रॉडबैंड इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है, अफेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद 143 दिन का शटडाउन एट मणिपुर। मणिपुर में क्या होता है कि 143 डेज का शटडाउन अभी हुआ है, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट, ये इन्फॉर्मेशन या ये जो न्यूज़ है ये आई है, इसीलिए हम इंटरनेट शटडाउन को पढ़ रहे हैं। अब इंटरनेट शटडाउन किस रूल्स के थ्रू गवर्न होता है, ध्यान रखना है। टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस, टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस, जिसमें पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017 अंडर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंदर जो टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017 है। ये रूल्स क्या करते हैं, यूनियन और स्टेट होम सेक्रेटरी को अलाउ करते हैं कि आप ऑर्डर दो किसके लिए, सस्पेंशन ऑफ टेलीग्राफ सर्विस या इंटरनेट को सस्पेंड कर सकते हैं। कौन, यूनियन और स्टेट होम सेक्रेटरी के पास ये पावर होता है इन केस ऑफ पब्लिक इमरजेंसी और सेफ्टी, यानी पब्लिक इमरजेंसी और सेफ्टी के केस में, ठीक है। इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि इसके कारण इकोनॉमिक लॉस होता है देश को, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस इंटरनेट से चलते हैं।
तो इसके कारण इकोनॉमिक लॉस होता है, एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन डिस्टर्ब होती है। सबसे बड़ी चीज़ है फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। आर्टिकल 19 बोलता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बताता है। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अगर आप इंटरनेट शट डाउन कर रहे हो तो आप लोगों के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबा रहे हो, क्योंकि आप अगर नेट बंद हो जाएगा तो लोग अपनी आवाज़ कहाँ पे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के थ्रू कोई भी व्यक्ति अपनी बात को कहीं पर भी पहुंचा सकता है। तो इस तरह अगर इंटरनेट ही बंद होगा तो सोशल मीडिया पर एक्टिवेट कैसे होगा। तो जो केस का नाम है अनुराधा बासिन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2020 का केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इट इज़ वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसलिए वो बोलता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप इसको टेम्प्रेरी बेसिस पे अगर जरूरत है तो टेम्प्रेरी बेसिस पे कीजिए, इसको परमानेंटली करने की जरूरत नहीं है ऐसा। ठीक है। राइट टू इंटरनेट अंडर आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है, राइट टू प्राइवेसी है, उसके तहत भी राइट टू इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट है। और ये किसने किया है, केरला हाई कोर्ट इन फहीमा सीरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस के अंदर। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस हमने बता ही दिया है कि भाई 2091 करोड़ का लॉस हुआ है फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 के अंदर। एज पर टॉप 10 VPN के हिसाब से हमको 2091 करोड़ का लॉस हुआ है। आप सोचिए, अभी फर्स्ट हाफ के अंदर इंटरनेट शटडाउन के कारण एजुकेशन के अंदर भी डिस्ट्रप्शन हो जाता है। उसके अलावा कितनी बार क्या होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे आजकल बहुत एप्लीकेशन आ गई है जो कि ये डिसाइड करती है कि फ्यूचर के अंदर अर्थक्वेक आ सकता है, वो आ सकता है, ये सारी चीज़ें। तो जब डिजास्टर रिस्पॉन्स है उसके अंदर भी दिक्कत आती है कि अगर इंटरनेट बंद हो जाएगा और सब जगह अगर इंटरनेट बंद है तो हम ये नहीं किसी को इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या कोई भी टेलीग्राम, किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू। उसके अंदर क्या होता है, डिजास्टर को रिस्पॉन्स दिया जाता है कि अगर कोई भी डिजास्टर टीम है तो उसको रिस्पॉन्स देने का काम किसके थ्रू होता है, इस माध्यम के थ्रू। लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हो रहा है नाउ। हेल्थ केयर के अंदर डिस्ट्रप्शन इन हेल्थ केयर इंटरनेशनल ठीक है। हेल्थ केयर के अंदर भी डिस्ट्रप्शन, जैसे कोविन ऐप है वो इंटरनेट से चलता है, तो उस टाइम पे कोविड-19 के अंदर उस ऐप का यूज़ करके बहुत बड़ा हमने टारगेट, वैक्सीनेशन का टारगेट अचीव किया था उसी के थ्रू। तो फाइनली इसी से आइडिया लगा था, तो अगर इंटरनेट ही शटडाउन होगा तो कैसे कोविन ऐप में रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये भी बहुत बड़ा इशू है। इंटरनेशनल रिपरकेशन कहने का मतलब है कि हमारी इंटरनेशनल रिस्पेक्ट भी खराब होती है, इंटरनेशनल जो छवि बनी हुई है इंडिया की, अगर बार बार इंटरनेट शटडाउन होगा इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के हम तानाशाही कर रहे हैं, हम लोगों की आवाज़ को दबाना चाह रहे हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पर हमारी छवि भी बिगड़ सकती है। इंपैक्ट ऑन रिपोर्टिंग एंड जर्नलिज्म, जो जर्नलिज्म है और रिपोर्टिंग है उनके लिए सबसे बड़ा माध्यम आजकल सोशल मीडिया है अपनी बात को पहुंचाने का। और अगर इंटरनेट ही शटडाउन होगा तो वो अपनी बात को कैसे रिपोर्ट करेंगे, तो ये भी उनके लिए भी इशू है। उसके अलावा डेमोक्रेटिक वैल्यू के अगेंस्ट कैसे, कि अगर बार बार इंटरनेट शटडाउन हो रहा है तो इसका मतलब है कि लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है एक तरह से, और अगर आवाज़ को दबाया जा रहा है तो ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज ही खिलाफ है, क्योंकि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारे देश का अगर हम ही ऐसा करेंगे तो क्या होगा। तो इसलिए इट इज़ अगेंस्ट डेमोक्रेटिक वैल्यूज। और कभी कभी पॉलिटिक्स, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनके द्वारा इसको कैसे एक पॉलिटिकल टूल के रूप में यूज़ किया जाता है। अगर उनको लगता है कि जैसे कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट है, उनको लगता है कि इस कम्युनिटी, दो कम्युनिटी के बीच में फाइट हो गई और उनको लगता है वो एक कम्युनिटी के पक्ष में है, तो वो क्या करेंगे, इंटरनेट शटडाउन को पॉलिटिकल टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर उनके अगेंस्ट कुछ ऐसा केस हो गया है तो वो क्या करेंगे कि इसको नेट को बंद कर देंगे, इंटरनेट शट डाउन कर देंगे, उससे लोगों के पास इंफॉर्मेशन सर्कुलेट नहीं हो पाएगी, और जब राइट इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंच पाएगी तो ये एक तरह से पॉलिटिकल टूल का यूज़ करके वो अपने लिए एडवांटेज के रूप में यूज़ करते हैं। अब इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट्स क्या है, तो जब प्रोटेस्ट होता है, जो हेट स्पीच है उसके स्प्रेड को प्रिवेंट करने का काम करता है, क्योंकि कितनी बार दो कम्युनिटी के बीच में अगर फाइटिंग हो जाती है और या फिर कोई हेट स्पीच है, दो कोई भी थिंग्स है, कहीं पे भी अगर प्रोटेस्ट हो जाता है तो हेट स्पीच को रोकने का काम भी कौन करता है, इंटरनेट शटडाउन। उसके अलावा प्रोटेस्ट को मोबिलाइज करना, कंट्रोल करना, अगर कहीं प्रोटेस्ट है तो सोशल मीडिया पर गलत खबर नहीं फैले, इसके लिए इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है, तो लोगों को जानकारी नहीं होगी तो प्रोटेस्ट को भी रोका जा सकता है। सिक्योरिटी के अंदर हेल्प करता है, क्योंकि आजकल क्या होता है कि इसको एक तरह से सिक्योरिटी के रूप में भी देखा जाता है कि इंटरनेट शटडाउन का यूज़ करके मिस इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट होने से रोका जा सकता है। और उसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि इंटरनल सिक्योरिटी, देश की डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी के अंदर भी, जो हमारे देश की जो सिक्योरिटी है, जो सोवरेनिटी है, उसको अगर कोई इन्फॉर्मेशन खतरा पहुंचाने वाली है तो हम इंटरनेट शटडाउन का यूज़ करके उस सिक्योरिटी के अंदर हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा साइबर थ्रेट के अंदर भी प्रिवेंट करता है, हेल्प करता है इन प्रिवेंट ऑफ साइबर थ्रेट। यानी साइबर थ्रेट का मतलब समझते हो आप, कि जो साइबर थ्रेट होती है उसके अंदर, जैसे कि अगर कितनी बार चीन साइबर हमला कर देता है, अगर इंटरनेट ही बंद होगा तो वो साइबर अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि साइबर अटैक तभी हो सकता है जब हमारी इंटरनेट कम्युनिकेशन एक्टिवेट हो, कंप्यूटर एक्टिवेट हो, तभी साइबर हमला हो सकता है। लेकिन कितनी बार अगर ऐसा लगता है कि साइबर खतरा आ चुका है या हमारे ऊपर साइबर अटैक होने की कोशिश की जा रही है, और अगर हम उस टाइम इंटरनेट को शट डाउन कर देते हैं तो वो हमारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है। नाउ वे अहीड में क्या है, अल्टरनेट ऑप्शंस। हमें अल्टरनेट, इंटरनेट शट डाउन के अलावा अलग अलग अल्टरनेट ऑप्शन है, उनको हमको यूज़ करना चाहिए। जैसे हमको एडवाइजरी इशू करनी चाहिए, रूल्स रेगुलेशन को मजबूत करना चाहिए, वार्निंग इशू करनी चाहिए, स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म को बंद कर दो। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, अगर वहाँ पे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है तो आप व्हाट्सएप को ऑर्डर दे दो कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, तो वो अपने प्लेटफॉर्म को वहाँ पर रोक लेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेट शटडाउन से हम दूसरी चीज़ों का यूज नहीं कर पाते हैं, जैसे वो हमारे बिजनेस पर्पज़ के लिए भी यूज होता है, तो वहाँ पर भी यूज नहीं कर पा रहे। तो इस तरह ये अल्टरनेट ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। एडहेड सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की पालना करना। सस्पेंशन शुड बी फॉर टेम्पररी ड्यूरेशन ओनली, कि यानी टेम्पररी ड्यूरेशन के लिए ही सस्पेंशन होना चाहिए। अगर सस्पेंशन परमानेंट मोड में होगा तो इसके कारण लोगों की फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आप सस्पेंशन सिर्फ टेम्पररी ड्यूरेशन के लिए करो, जो कि एक्चुअल में सही पर्पज़ के लिए, सही मोटिव के लिए होना चाहिए। ठीक है।
नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है हाउ द डिजिटल इंडिया एक्ट विल शेप द फ्यूचर ऑफ कंट्रीज साइबर लैंडस्केप। इसको एक बार आप देख लो, जो न्यूज़ आई है मैं आपको बता देता हूँ, 1 सेकंड है ना। ये देखिए ये न्यूज़ है, 1 सेकंड, चलो 1 सेकंड, वो शायद वो नीचे लगा होगा, बट वहाँ चलो पढ़ लेते हैं, वो नीचे की साइड में लगा होगा तो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। हाउ द डिजिटल इंडिया एक्ट विल शेप द फ्यूचर ऑफ कंट्रीज साइबर लैंडस्केप। तो डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 आने वाला है, ठीक है। तो उसको अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके द्वारा वो जल्दी से जल्दी डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 के साथ आने वाली है। वो क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को रिप्लेस कर देगा। और उसका उद्देश्य क्या है कि उनका काम है कि ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन को प्रोटेक्ट करना और साइबर क्राइम ऑफेंस को डिफाइन किया जाएगा उसके अंदर, डिजिटल इंडिया एक्ट के अंदर, क्योंकि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना है। इसके प्रोविजंस क्या है, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि इसके अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया जाएगा कि अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो उसको भी इसके अंदर रेगुलेट किया जाएगा। उसके अलावा 3 ग्राइवेंस अपीलेट कम्युनिटी बनाई जाएगी फॉर कंप्लेंट बाय सोशल मीडिया यूजर्स। कितनी बार सोशल मीडिया यूजर्स है, जैसे हम व्हाट्सअप को यूज़ कर रहे हैं, अगर हमको लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पे कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है तो वहाँ पर एक ग्राइवेंस कमेटी होगी, उसमें आप जैसे ही यूजर उसकी ग्राइवेंस को दर्ज करवाएगा उस पर तुरंत उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो इस तरह 3 ग्राइवेंस अपीलेट कमेटी बनानी होगी, किनको, जो प्लेटफॉर्म से उनको, ताकि यूजर्स उसका यूज कर सके, अपनी ग्राइवेंस को वहाँ दर्ज करवा सके। उसके अलावा ऑनलाइन सेफ्टी पर भी उससे रिलेटेड प्रोविजंस भी वहाँ पर कवर होंगे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक्स, साइबर क्राइम्स, डेटा प्रोटेक्शन, क्योंकि आजकल डीप फेक्स चेहरे को बना लिया जाता है, तो डिजिटल इंडिया के अंदर उसके प्रोविजंस भी कवर होंगे। और सपोर्ट, और इसके अंदर डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट क्या है कि डेटा को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड एक्ट है, तो उसका भी सपोर्ट इसको डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 को मिलेगा। तो इसमें अभी बहुत सारे प्रोविजंस आना बाकी है, जब पूरा प्रोविजंस आ जाएगा तब हम आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी इसमें कोई ज़्यादा प्रोविजंस नहीं है, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़, अभी एक लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल आउटसाइड एशिया, एशिया के बाहर एक लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल ओपन हुआ है इन न्यू जर्सी USA के अंदर, जो 100, ये सिर्फ नॉर्मल न्यूज़ है, इसमें कोई अपने लिए इतनी काम की न्यूज़ नहीं है। 185 एकड़ के अंदर ये बना हुआ है मंदिर। ये पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा मंदिर किसका है, कंबोडिया के अंदर अंकोर वाट का मंदिर है। और सेकंड नंबर पे कौन सा मंदिर आएगा, ये वाला मंदिर जो हिंदू टेम्पल बना है US के अंदर, ये सेकंड नंबर पे है पूरे वर्ल्ड वाइड। यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा इमेज, भगवान की 10,000 से ज़्यादा इमेजेज इस मंदिर में बनी हुई है। इमेज बोल रहा हूँ क्योंकि मूर्तियों पर जैसे वैसा अलग अलग जो पत्थरों पर अलग अलग कशीदाकारी करके डिजाइनिंग करके वहाँ पर अलग अलग भगवान की मूर्तियाँ बनी हुई है 10,000 से ज़्यादा। 151 म्यूजिकल नक्काशी भी वहाँ पर दिखाई गई है। और 108 डांस फॉर्म 108 से 108 डांस फॉर्म को भी वहाँ पर दिखाया गया है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि डिजिटल जो इंडिया एक्ट अपन ने पढ़ा था, ठीक है, ये उसका आर्टिकल है कि हाउ द डिजिटल इंडिया एक्ट विल शेप द फ्यूचर ऑफ द कंट्री साइबर लैंडस्केप। तो ये वाला जो अपने लिए काम का था, मैं आपको बता रहा था ना कि ये जो अपन पहले सर्च कर रहे थे वो नीचे की साइड में था, ठीक है। इसको आप देख लो, ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई है। अभी अपन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 2 से 5 मिनट लगेंगे, ओनली 2 to 5 मिनट्स। अपन आज एंडेंजर्ड कैटेगरी को समझ लेते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। सबसे पहले देखो, IUCN की रेड लिस्ट के अंदर 9 कैटेगरीज है। एक तो है 9 कैटेगरीज है। सबसे पहले मैं आपको सिंपल वन बाई वन समझाता जाता हूँ। सबसे पहले कैटेगरी है एक्सटिंक्ट, यानी विलुप्त। उसके अंदर क्या होता है कि अगर पिछले 40 से 50 वर्ष के अंदर आपको कोई जो प्रजाति है वो अगर दिखाई नहीं दे तो इसका मतलब हो गया कि वो प्रजाति बिल्कुल खत्म हो चुकी है, इसलिए उसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट, ठीक है, सिर्फ सुनना है। दूसरा है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। उसके अंदर क्या होता है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड के अंदर कि उन जीवों को, वनस्पति जो अपने मतलब चिड़ियाघर है, जू है, और उसके अलावा जो ये टाइगर रिजर्व है, नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व है, वहाँ पर अगर उनको सेफली उनका जो प्लेस है, जो उनकी रहने की जगह है, उसके अलावा दूसरे प्लेस पर जहाँ पर जू, चिड़ियाघर, वहाँ पर स्पेशली वहाँ पर रखकर उनको बचाया जाता है, उनको जीवन प्रदान किया जाता है और उनकी संख्याओं में वृद्धि करने की कोशिश की जाती है। उसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, यानी उनके जो मेन हैबिटेट है वहाँ पर तो वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन उनको प्रोटेक्शन का मिला हुआ है। जू, वनस्पति उद्यान, जीव उद्यान, वहाँ पर उनको संरक्षित किया गया है। नाउ तीसरा है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। नंबर वाइज पढ़ते जा रहे हैं। क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब होता है कि उसके अंदर 3 कंडीशन याद रखना, बस सिंपल है, 3 कंडीशन। कि पहली कंडीशन पिछले 10 वर्षों के अंदर 90% जिसकी प्रजाति खत्म हो चुकी है उसको बोलते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड। या फिर अगले आने वाले 10 वर्षों के अंदर 50% संख्या कम होने की संभावना है, उसको बोलेंगे क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आएगा। या फिर जिसके सदस्यों की जो मतलब जो एनिमल है या फौना है उसके अंदर 250 जो उसकी प्रजातियाँ या उससे कम है अगर उसके मेन सदस्य, और जो मेच्योर जिसके जो प्रजनन कर सकते हैं, जो और भी बच्चे पैदा कर सकते हैं, उनकी 50 या उससे कम है, तो वो बोलेंगे क्रिटिकली एंडेंजर्ड में। ठीक है, समझ में आ गया तीनों कंडीशन। सेकंड सुनना, एंडेंजर्ड कैटेगरी। एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर कितने हैं, 10 वर्षों में 70, अभी अपन ने 3 कंडीशन पढ़ी, वहाँ पे क्या था, पिछले 10 वर्षों में 90% खत्म हुआ है। अब एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर क्या होगा, पिछले 10 वर्षों में 70% जिसकी संख्या कम हुई है, या आने वाले 20 वर्षों में 20% जनसंख्या कम होने की संभावना है, या फिर जो कुल सदस्य संख्या है 2500,
या जो मेच्योर्ड जीव है वो 250 या उससे कम परिपक्व सदस्य अगर शेष है तो उसको बोलेंगे एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर। सिंपल है। और तीसरा है वल्नरेबल। वल्नरेबल के अंदर क्या होगा, जो विगत 10 वर्षों में अगर 50% की कमी हुई है, या पहली कंडीशन। दूसरी, आने वाले 100 वर्षों में अगर 10% भी कम होने की संभावना है। तीसरी कंडीशन, अगर उनकी टोटल पॉपुलेशन 10,000 से कम है या मेच्योर पर्सन 1,000 से कम है तो उसको बोलेंगे वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर। तीनों को फिर से बता रहा हूँ। अब एक बार अपने माइंड में फॉर्मेट बना के रखना। क्रिटिकली एंडेंजर्ड में पिछले 10 वर्षों में 90%, एंडेंजर्ड के अंदर पिछले 10 वर्षों में 70% की कमी, और वल्नरेबल के अंदर पिछले 10 वर्षों में 50% की कमी। ठीक है, ये तीनों की कंडीशन की सिमिलर हो गई। दूसरी चीज़, क्रिटिकली एंडेंजर्ड के अंदर एक कंडीशन क्या है, आने वाले 10 वर्षों में 50% कम होने की संभावना है, या फिर एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आने वाले 20 वर्षों में 20% जनसंख्या कम होने की संभावना है, या वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर आने वाले 100 वर्षों में 10% कम होने की संभावना है। ठीक है। तीसरा, यहाँ पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड के अंदर 250 तो मेंबर्स या 50 या कम उससे मेच्योर मेंबर्स। एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर 2500 टोटल मेंबर्स या 250 या उससे कम परिपक्व मेंबर। और तीसरा है वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर 10,000 तो है टोटल मेंबर्स उससे कम, या 1,000 मेच्योर मेंबर से कम है। तो ये तीनों टॉपिक समझ में आ गए हैं। अब नाउ नियर थ्रेटेंड के अंदर ऐसी प्रजातियां जो भविष्य में वल्नरेबल होने की कैटेगरी के अंदर हो संभावना, उसको बोलेंगे नियर थ्रेटेंड। और लिस्ट कंसर्न यानी जिनके भविष्य में संकटग्रस्त होने की कोई संभावना नहीं है उसको बोलते हैं लिस्ट कंसर्न। 7th कैटेगरी। 8वीं कैटेगरी डेटा डेफिशिएंट, जिसके आंकड़े अभी अपने पास है नहीं, और नॉन इवेल्यूटेड, जिसके आंकड़े उपलब्ध नहीं है। जिसके आंकड़े अपर्याप्त है उसको तो बोलते हैं डेटा डेफिशिएंट, और जिसके आंकड़े है ही नहीं उसको बोलते हैं नॉन इवेल्यूटेड। ठीक है, आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। एक बार और इसको पढ़ लेंगे, या आप बोलोगे तो मैं इसका ऐसा करूँगा, एक टेबल फॉर्मेट में इसको मैं टेबल फॉर्मेट के आपके सामने इसकी मतलब वो रिप्रेजेंट कर दूंगा, कि उससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी, और आप भी अपने सेल्फ नोट्स बना लेना, ताकि आने वाले टाइम पे इसको मतलब आपके लिए बहुत सिंपल बना दूंगा इसको मैं। ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ भी इश्यू लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब मतलब कमेंट कीजिए, हम उसको तुरंत रिजोल्व करेंगे। और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।